गुफ्तगू प्रोग्राम के दर्शकों को नमस्कार और आदाब। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इस शेर से आपने ज़रूर ये अंदाज़ा तो लगाया होगा कि आज हम आपकी मुलाकात जिस फिल्मी शख्सियत से करवाने वाले हैं उसका ताल्लुक़ ज़रूर कॉमेडी से, मिज़ाह से या मिज़ाही अदाकारी से ज़रूर होगा। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर और मारूफ शख्सियत, शहंशाह ज़राफ़त और मुमताज़ मिज़ाहिया अदाकार और सदाकार जनाब जानी वकर साहब। जानी वकर साहब, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम तमाम दर्शकों की जानिब से और मेरी जानिब से मैं आपकी शख्सियत को और आपके फ़न को सलाम करता हूं और आपकी अदाकारी को खराज तहसीन पेश करते हुए चाहता हूं कि बातचीत का आगाज़ करूं। थैंक यू। जानी वकर साहब, हम आपके बारे में आए दिन अखबारात में पढ़ चुके हैं, पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपकी ज़ुबानें, आपकी बातें कुछ सुने कि आप फिल्मों में कैसे आए, कब आए और क्यों आए। नहीं, ये तो ऐसा है कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मुख्तसरन मुख्तसरन तो यही है कि फिल्म में काम करने का मुझे बचपन से शौक़ था जी। तो चाहता था शुरू से कॉमेडियन बनना ही जी। और हम लोग रहते थे इंदौर में, लेकिन वहाँ तो कोई फिल्म का कोई सिलसिला था ही नहीं जी। कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बम्बई आना हो गया। किस साल की फैमिली के साथ? ये 42 में, 1942 में फैमिली के साथ फादर यहाँ आ गए थे। जी। तो यहाँ आने की वजह से यहाँ मुझे कोई रास्ता मिल गया, अल्लाह ने मदद की जी। और काम भी मिलना शुरू हो गया, उसमें कामयाबी भी अल्लाह ने दे दी। जी। सिलसिला चलता रहा बस। उस ज़माने में जानी वकर साहब, आपको याद होगा कि फ़िल्मों में काम करना नहायत मायूब समझा जाता था और फिर मिज़ाही अदाकारी को तो नापसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। तो उस ज़माने में फिर आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया? ये बिल्कुल सही बात है कि मायूब समझा जाता था, ये बिल्कुल सही है। जी। और मेरे घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फिल्म लाइन में दाखिल हो जाऊं, लेकिन हुआ ये कि फिल्म में दाखिल होने से पहले मैंने बहुत कुछ, फैमिली बहुत बड़ी थी, 10 बहन भाई, फादर मदर 12 आदमी थे और बम्बई में 12 आदमी और अकेला मैं चलाने वाला चक्कर, तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम था और बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। अब वो मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि वालिद को मुझ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था। तो इसलिए जब मैं इसमें, जब ये मुझे चांस मिला, बीच में गैप आ गया जहाँ वालिद को मेरे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, वरंगल में हैदराबाद नवाब का मिल था, टेक्सटाइल में थे मेरे वालिद, तो उनको वहाँ चांस मिल गया। तो मैंने कहा चलिए, क्योंकि वो यहाँ पर बॉम्बे में भी आए सिर्फ इसलिए थे कि वो टेक्सटाइल के थे स्पेशल, और उसी में वो था, बॉम्बे के सिवा और या अहमदाबाद 2 जगह थी। तो वालिद ने बॉम्बे को चुना। बॉम्बे को चुनने के बाद वो यहाँ जब आए तो सितारा ऐसा गर्दिश में था उनका कि इंदौर भी छूटा इसलिए था कि वो मिल लिक्विडेशन में चला गया। मालिक जो था वो लिक्विडेशन में चला गया। वो हालांकि बहुत बड़ी कंपनी थी, टेक्सटाइल किंग ऑफ इंडिया बोले जाते थे वो। उनके 14 मिल तो बॉम्बे में थे खाली, फिर अहमदाबाद में, इंदौर में, ऐसे और जगह भी थे। तो उनका दिवाला, वो मर गए बड़े, तो बच्चों ने बराबर देखा नहीं, तो उनका दिवाले निकल गया। वालिद को यहाँ पर भी नौकरी मिली। अब सितारा, मैंने बताया ना आपको, गर्दिश में था, तो जिस मिल में काम करते थे उसका बट्टा बैठ जाता था और वो बंद हो जाता था किसी वजह से, किसी न किसी वजह से। तो 3-4 मिल यहाँ बंद हो गए थे। जब उनको ये हैदराबाद की ऑफ़र आई तो मैंने सोचा कि ये हैदराबाद नवाब का तो दिवाला निकल सकता ही नहीं है। तो ये सोच के मैंने कहा कि चलो भाई, आप उधर चले जाइए और मैं यहाँ बॉम्बे में रहूँगा। मैं, वालिद को पता चला कि ये मैंने तो फिल्म में काम शुरू कर दिया, तो वालिद ने पहले तो मुझे मना किया, फिर मैंने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी और आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो फिर वो समझे कि ठीक है, लड़का बहुत ज़्यादा सही है, कोई चांसेस है नहीं, और अल्लाह का करम ऐसा रहा कि अभी तक वो सिलसिला सही चल रहा है। क्या आपके वालिद साहब ये नहीं चाहते थे कि आप टेक्सटाइल लाइन से वाबस्ता हो जाएं? नहीं, क्या था कि टेक्सटाइल लाइन में एक टेक्निकल चीज़ है ना, वो तो वालिद हमारे उस मिल में, इंदौर में जिसका जिक्र किया था ना मैंने, उसमें 17 रुपये से नौकर हुए थे वहाँ पर। और 27 साल में 1930s में
जी 30s के अंदर उनको 450 रुपये पगार मिलती थी। जी तो 450 रुपये पगार आज की 4.5 लाख से कम नहीं है जी 30s के अंदर। तो टेक्निकल चीज़ थी ना, और मेरे को तो फिल्म में काम करने का शौक था, लेकिन यहाँ पे 4-5 साल जो निकाला मैंने 42 से 47 तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेले। तो इस वजह से, और फैमिली को तो चलाना मुझे मेरी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए कभी अल्लाह ने कभी ऐसा भूखा सुलाया नहीं। और नहीं, माशाल्लाह मतलब से आपको फिल्मों में काम करने का सिर्फ शौक ही था या फिर आपका कोई बैकग्राउंड भी था थिएटर वगैरह का? नहीं कुछ नहीं, कभी काम नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर से थे हम लोग, और इंदौर में कोई थिएटर वेटर ऐसा कुछ होता नहीं है। खाली सिनेमा देख देख के मुझे शौक हो गया था कि मैं भी काम करूं। आप फितरतन संजीदा वाक़े हुए हैं, ये जी। मिज़ाह और मिज़ाही अदाकारी की जानिब आप कैसे राग़िब हुए? नहीं, क्या था कि उस ज़माने में मैं एक नूर मोहम्मद चार्ली करके हुआ करते थे, तो उनका नाम चार्ली आता था पिक्चर में, नूर मोहम्मद नहीं आता, तो उनका असली नाम था नूर मोहम्मद चार्ली। तो वो उनको मैं देखता था, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था मैं, इसलिए मैंने ये उनको पकड़ के और कॉमेडी की तरफ राग़िब हुआ जी और कॉमेडी करना चाहिए। जानी वकर साहब, जिस ज़माने में आपने फिल्मों में काम शुरू किया था, उस ज़माने में फिल्मों में कॉमेडी या कॉमेडियन का रोल किस तरह अदा करते थे? कि उस वक़्त पिक्चरें जो बनती थी वो क्या नाम फैमिली टाइप पिक्चरें ज़्यादा बनती थी, और उसमें कॉमेडियन की स्टोरी अलग होती थी और हीरो हीरोइन की स्टोरी एक अलग होती थी। तो बीच बीच में गैप में वो उसको रख देते थे ताकि वो कॉमेडी बीच में आती रहे, क्योंकि फैमिली ड्रामा जो था सब ट्रेजेडी होता था, तो उसमें लोग कॉमेडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते थे, इसलिए कॉमेडी को रखते थे वो। मगर वो कैरेक्टर जब से मैंने काम शुरू किया जी तो वहाँ से ये हो गया कि वो कॉमेडी का ट्रेंड जो था ना, और वो फैमिली टाइप पिक्चर बनना भी बंद हो गई। अलग से रोमांटिक फिल्में, ये फिल्में तमाम सब अलग अलग टाइप की फिल्में बनने लगी। तो जब गुरदत्त के पास मैंने पहली दफ़ा बाजी में काम किया, जहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, वो मेरी पहली पिक्चर थी बाजी, जो गुरदत्त साहब ने डायरेक्ट की थी, और वो उनकी पहली पिक्चर थी। मेरी भी पहली पिक्चर ऐसे थी कि वहीं से मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके पहले 25-30 पिक्चरों में काम किया था, मगर वो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, एक डायलॉग बोलो, ये बोलो वो, तो उसमें कुछ चक्कर, फिर बाजी से पहचान बनी। बस। जी तो वहाँ से सिस्टम ये हो गया कि फिर वो गुरदत्त जी ऐसी स्टोरी लेते थे। जी स्टोरी वो ऐसा नहीं होता था, वो क्या करते थे कि पहले सब्जेक्ट जो उनको पसंद होता था वो सब्जेक्ट ले लेते थे, और सब्जेक्ट लेने के बाद वो बैठ के सोचते थे कि इसमें कौन से कैरेक्टर को कॉमेडी का रोल देना चाहिए, बना देना चाहिए। तो फिर वो राइटर के साथ, अबरार अलवी जो उनके ख़ास राइटर थे, उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे और सोचते थे कि भाई ये कैरेक्टर जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसको कॉमेडी ट्रैक पे इस्टेब्लिश करते थे पूरी तरह से, ताकि वो और उसी वक्त से ये हो गया कि कॉमेडियन पार्ट ऑफ द स्टोरी होता था, जी समझे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता था स्टोरी के सब्जेक्ट से हिसाब से, और काम करने वाले के लिए भी। तो ज़्यादातर पिक्चरों में मेरा सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहा, उसमें अल्लाह कामयाब भी करता रहा। और फिर जानी वकर साहब, एक ज़माना ऐसा भी आया कि एक ना एक मिजाहिया गाना आप पर ज़रूर फिल्माया जाता था, जैसे CID है, चोरी चोरी, छू मंतर, प्यासा, मेरे महबूब वगैरह वगैरह। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। जानी वकर नाम से तो एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें आपने खुद डबल रोल भी किया था। नहीं, इस फिल्म के बारे में डबल रोल नहीं था, वो नहीं छोटा था। भाई था साथ में। जी, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। नहीं, फिल्म में क्या है कि मैंने जो गाने की बात जो है, वो गाना ऐसा था कि गाना जब पहली मरतबा एक गाना गाया था मैंने, तो गाना भी बहुत हिट हुआ था। जी और वो गाना था उस पिक्चर का, क्या नाम इसका, ये एक पिक्चर बनी थी जिसमें ये सरदार मलिक का म्यूज़िक था, यानू मलिक के जो फादर थे, उन्होंने म्यूज़िक दिया था। उसमें था मेरा गाना, शम्मी कपूर उसमें सेकंड टाइम, उसकी सेकंड पिक्चर थी जिसमें वो हीरो था। उसमें मेरी एक कव्वाली थी, जी तो वो कव्वाली बहुत हिट हुई थी, मैं तो नहीं पीता हूँ, मैंने तो नहीं पी है, जी ऐसे कुछ उसको बोलते। तो वो गाना बहुत हिट हुआ था। उसके बाद गुरदत्त जी ने भी गाना दिया मेरे को, तो वो गाने भी सब हिट होते रहे। उसके बाद रफ़ी साहब ने मेरे लिए गाने इतनी अच्छी तरह गाए
कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा लगता था कि मैं ही गाने गा रहा हूँ। फराज, आप अपनी नाना को जब टीवी पर देखते हो तो कैसा लगता है तुम्हें, बताओ। अच्छा लगता है अच्छा क्यों लगता है? because I love him a lot. वाई यू लव हिज एक्टिंग? Yeah, हाउ? because he does all acting good. हाँ हाँ So that's why I like his acting a lot. हाँ, So I can't tell you because I love him a lot. वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको किन अदाकारों के साथ या किन अदाकाराओं के साथ या किन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा आता था? नहीं, देखिए हमारे ज़माने में ऐसा था कि फिल्म का माहौल उस ज़माने में, फिल्म को जैसा बताया ना आपने शुरू में कि लोग अच्छा नहीं समझते थे जी, फिल्म में जाने, मायूब समझते थे। मगर मैंने क्या देखा है, जो अब जब से मैंने काम छोड़ दिया है जी, तब से मुझे ये पता लगा है कि पहले के लोग जो उस ज़माने में काम करते थे, जी, रेपुटेशन उनका बहुत ख़राब था जी, और सब लोग मोस्टली पढ़े लिखे बहुत कम होते थे। जी, एक हीरोइन थी जो पढ़ी लिखी थी, तो अपने टाइटल के साथ नाम लगा देती थी, अपने डिग्री। नाम के साथ डिग्री लगा देती थी जी, कि उसका नाम था वनमाला BA BT, ऐसा करके वो जी, लिखती थी। यानी वो ज़माना ऐसा था और लोग बहुत गिरी हुई नज़र से देखते थे, ख़ास तौर से औरतों को, लड़कियों को, कि भाई इनके तो कैरेक्टर सबके बहुत ही ख़राब होंगे और ऐसा फिल्मों में काम करते थे, इम्प्रेशन बहुत इशारा हाँ। बताते थे। आदमी को तो था ही, बुरा बोलते ही थे, लेकिन औरतों को तो बहुत ज़्यादा ख़राब इम्प्रेशन था। वैसे तो आपने बेशुमार फिल्मी हीरोओं के साथ, हीरोइंस के साथ और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन किन अदाकारों के साथ या किन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में आपको मज़ा आता था? नहीं, क्या है कि बेशुमार पहले ज़माने में, हमारे टाइम में बेशुमार नहीं होते थे। जी, 3 ही टॉप के आर्टिस्ट थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, और बाद में धर्मेंद्र साहब भी आ गए, कुछ और लोग भी बाद में आ गए, तो बहुत लिमिटेड वो था। जी, हीरोइनें भी मीना कुमारी थी, मधुबाला थी, अपने क्या नाम इसका, और देखिए नाम दिमाग से निकल रहा है। जी, तो चूँकि 14 साल से तो मैं कट ऑफ हो गया हूँ ना, तो बहुत दिन के बाद ये नौबत आई है। तो काफ़ी हीरोइनें भी बहुत अच्छी होती थी और सबसे बड़ी बात क्या थी कि माहौल जो था वो एक फैमिली का माहौल होता था। जी, ऐसा लगता था कि भाई ये एक फैमिली है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो वो चीज़ आज बिल्कुल नदारद हो गई है। और डायरेक्टर एक आदमी वाहिद होता था जो टीम का कप्तान होता था, जिसके सामने कोई आवाज़ नहीं कर सकता। जी, और पाबंदी इतनी सख्त थी कि सुबह 9:30 बजे मेकअप करके रेडी होना चाहिए सबको, कोई भी आर्टिस्ट हो, कितना ही बड़ा हो। जी, तो ये बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, तो काम करने में सबके साथ मज़ा आता था। लेकिन क्या है कि डायरेक्टर कुछ ऐसे थे जिनके साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आता था, जैसे बिमल राय है, अपने तुम्हारे क्या नाम, एक वेद मदन थे जिनके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरों में काम किया है। फिर M सादिक थे जिनके साथ भी मैंने 5-6 पिक्चरों में काम किया, 7 पिक्चरों में। फिर गुरदस साहब थे जिनके साथ मैंने जितनी पिक्चरें उन्होंने डायरेक्ट की उनकी सब पिक्चरों में काम किया। मैं तो देखिए, मैं आपसे इस मामले में, आप ये मुझे बताएंगे जी, ताकि उसमें मेरा जवाब भी, आपका जवाब भी उसमें मिल जाएगा कि कौन सा एक आदमी नाम बता दीजिए जिसको आप कॉमेडियन कह सकते हैं इस वक्त, जिसका नाम हो गया हो, जिसने, जो पुराने थे लोग, जैसे मैं अपने ज़माने में भी ओम प्रकाश साहब बहुत ज़बरदस्त थे, एक अपने कन्हैया लाल जी बहुत अच्छे थे, फिर राधा किशन जी बहुत अच्छे थे, आगा साहब थे, अपने क्या नाम इसका, ये मोटे क्या नाम उनका, गोप साहब थे, तो भगवान दादा थे। तो कितने आर्टिस्ट थे उस ज़माने में, मगर इस टाइप से एक भी नहीं करता था। नहीं, आपके ख्याल में जानी वकर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि फिल्मों में कॉमेडी सीन रखे जाएं या हंसने हंसाने वाला किरदार कहानी में ज़रूर मौजूद हो? डिपेंड करता है, जी, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जानी वकर साहब, बरसा बरस तक आपने बड़े पर्दे पर धूम मचाई और अब आप खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये फिल्मी दुनिया से हटकर ज़िंदगी गुजारना आपको कैसा लगता है?
मैंने बात बताया ना, मज़ा आ रहा है, जी कोई पाबंदी नहीं है। मेरी लग्जरी क्या है मालूम आपको? जी 10:30 बजे सोता हूँ, 1:30 बजे खाना खाता हूँ, 1 से 1:30 दोपहर का खाना, 8 से 8:30 रात का खाना और 10:30 बजे बिस्तर। जी कमरे में चला गया तो समझ लो सो गए। जी फिर फ़ोन भी आएगा, किसी का कुछ भी आएगा तो उठाएंगे, वो बोलेंगे नहीं, सोए गए बोलेंगे। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया तो बोलेंगे सो गए। 66 मेरा बेस्ट पीरियड था, 66 बेस्ट पीरियड था, जिसमें बहुत अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त करम था। कोई दुनिया की ऐसी नेमत नहीं जो मेरे को नसीब नहीं हुई हो। तो एक दिन बैठ के मैंने सोचा कि भाई ये 2 नेमतें जो सबसे ज़्यादा हैं, जी इसका तो कहीं पास में आने का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। जी इसके बारे में मैंने बताया ना, खुराक और नींद। जी हाँ, इसलिए कि 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करता था। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब गई हुई थी, सब पैसे के पीछे। जी तो मैंने सोचा एक दिन बैठ के कि अल्लाह में ये सोचेगा ये सब कुछ मैंने गलत आदमी को दे दिया, गलत पार्टी को, इसको तो शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उस दिन डिसीजन लिया मैंने, आज उसको 31 साल हो गए, जी 97 चल रहा है, 66 का डिसीजन, 31 साल हो गए। उस दिन डिसीजन लिया कि 6:30 बजे के बाद ₹1,00,000 घंटा देवे तो नहीं काम करने का, वाह इतवार के दिन 10 लाख रुपए देवे तो काम नहीं करने का, वाह और खाना और सोना जी इसको किसी कीमत पे मिस नहीं करने का। वाह तो ये ऐसे डिसीजन जब मैं लिया था, ये डिसीजन सब बोलते थे कितने बेवकूफ़ आदमी, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जी तो डिसीजन तो लिया मैंने, मगर डिसीजन लेने का मैं उस डिसीजन का आज तक फ़ायदा उठा रहा हूँ। हमारे नाजरीन आपसे ज़रूर कुछ उम्मीद रखते होंगे कि आप उनसे बात करें या उनके लिए कुछ पैगाम दें, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? भाई पैगाम मैंने बताया ना आपको, इतनी देर तक यही बात कर रहा था जी कि कोई प्रिंसिपल खास से और कोई मकसद हो। उसूलों से चलो, जी मेहनत करो, फैसला ऊपर वाले पे छोड़ो। हाँ मेहनत का जो आदमी, हर आदमी अगर मेहनत का रिजल्ट सोचेगा तो ऐसा ऊपर वाले के हिसाब नहीं है। मेहनत करके रिजल्ट के लिए, अंजाम के लिए ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, तो आदमी कभी भी नाउम्मीद नहीं होगा। और कामयाबी का ये भी एक राज है।